शुभ रात्रि गोकुल धाम। रात के 2 बज रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था सिवाय गोकुल धाम सोसाइटी को छोड़ के। आज की रात थोड़ी अलग थी। चांद ढका हुआ था और यह काली रात मानो पूरी सोसाइटी निगलने वाली हो। साथ ही कुत्तों का रोना इस रात को और भी भयानक बना रहा था। और आज महीने का वह दिन था जिस दिन अमावस थी, मगर सोसाइटी में हर कोई चैन की नींद सो रहा था। सब बेफिक्र हुए पड़े थे और वहाँ चंपक लाल भी बेड पे लेटे हुए थे, लेकिन उनकी नींद गायब थी। उनकी आंखें तो बंद थी लेकिन उनको चैन नहीं था। कुछ तो ऐसी बात थी जो उनके दिमाग में चल रही थी, जो उन्हें सोने ही नहीं दे रही थी। तभी अचानक से उनकी आँख खुलती है और कुछ पल वैसे ही लेटे रहने के बाद वो खड़े होते हैं और अपने कमरे से बाहर निकल के सीधे अपने बालकनी में चले जाते हैं। न जाने उनके मन में क्या था। वो वहाँ जाके सीधा आसमान में देखते हैं जहाँ बस अंधेरा था, क्योंकि चांद जरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर तभी चाचा जी ऊपर देखते हुए ही कुछ बोलने लगते हैं। शायद उन्हें जेठिया की माँ की याद आ रही थी, जिस वजह से वो सो नहीं पा रहे थे। और जब भी उन्हें उनकी याद आती है तो चंपकलाल यूं ही रात को बालकनी में आकर आसमान में देखते अपनी पत्नी से बातें करते हैं, मानो उन्हें अपनी गुजरी हुई पत्नी की आत्मा दिखती हो, जिससे वो बात करते हैं। लेकिन ये दृश्य देखने में थोड़ा डरावना लग रहा था, क्योंकि अमावस की रात थी और बापूजी का यह बर्ताव अगर कोई रात में देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। मगर तभी चंपकलाल की नज़र मोहनलाल के फ्लैट पर पड़ती है, जहाँ कुछ नहीं था। मगर न जाने क्यों उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ तो देखा है। इस बात को वहम समझकर वो फिर से अपनी गुजरी हुई पत्नी के साथ बातें करने लगते हैं। मगर कुछ पल बाद फिर से उनकी नज़र मोहनलाल के फ्लैट पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि वहाँ किन्हीं 2 औरतों के साये थे, जो एक दूसरे से बेहद करीब थे। न जाने वो हंस रहे थे, रो रहे थे या खेल रहे थे। मगर उस काली अमावस की रात में इन सायों को देखकर बापूजी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। उनकी आंखें कुछ ऐसा देख रही थी जिस पे यकीन करना मुश्किल था। उसका मन तो कर रहा था कि वह जोर से चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज़ मानो दब गई हो। तभी वो तुरंत ही घर में भागे चले आते हैं और जेठिया के रूम में आकर उसे जगाने लगते हैं। चाचा जी अब डर के मारे चिल्लाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेठालाल इतनी गहरी नींद में था कि चाचा जी का चिल्लाना भी उसे जगा नहीं पाया। जबकि चाचा जी को यूँ चिल्लाते देख वह टप्पू भी अपने कमरे से निकलकर चाचा जी को ढूंढते उनके पास पहुंच गया था। टप्पू वहां आते ही उनसे पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ है। चाचा जी इतने डरे हुए थे कि उनके मुंह से साफ कुछ निकल भी नहीं रहा था। लेकिन जेठालाल को अभी तक सोता देख टप्पू उसके कान के पास जाके चिल्लाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, जिससे आखिरकार जेठालाल की नींद उड़ जाती है। लेकिन उसको अभी सब धुंधला ही दिखाई दे रहा था। मगर कुछ ही पल में वो देखता है कि टप्पू और बापूजी वहाँ थे और चंपकलाल बहुत डरे हुए थे। फिर तुरंत ही जेठालाल बापूजी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तभी टप्पू भी कहता है कि मैं भी कब से यही पूछ रहा हूँ, लेकिन दादाजी कुछ बोल ही नहीं रहे। मगर तभी चंपकलाल कहता है कि मैंने अभी सोसाइटी में 2 भूतनी देखी है। वो 2 भूतनी थी। हमारे सोसाइटी में 2 भूतनियाँ घूम रही है। बापूजी के इतना कहते ही यहाँ जेठालाल के भी होश उड़ गए। वो तुरंत ही डर के मारे बापूजी का हाथ पकड़ लेता है। मगर तभी यहाँ टप्पू कहता है, पापा और दादाजी आप डरिए मत, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता, आपको ज़रूर कुछ वहम हुआ होगा। टप्पू ने कहा वो इन सब में नहीं मानता था। मगर तभी बापूजी कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने सच में 2 भूतनी को देखा है। बापूजी ने कहा। इसके बाद थोड़ी देर तक उन तीनों में यही चलता रहता है। बापूजी के साथ साथ जेठिया को भी लगा था कि शायद कुछ तो ऐसा है, वरना बापूजी को वहम क्यों होगा। मगर यह टप्पू उनको यह समझाने में लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। मगर टप्पू ने फिर वो सारे किस्से उन्हें याद करवाए कि जब जब सोसाइटी में भूतनी आई है वो कभी असली भूतनी थी ही नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई इंसान था। टप्पू की ये सब बातें अब कहीं ना कहीं उन दोनों को भी ठीक लगने लगी थी।
फिर बापूजी को भी लगता है कि शायद ये उनका वहम हो सकता है, लेकिन वह अभी भी डरे हुए थे, इसलिए वो जेठालाल के कमरे में ही सो गए और उन्होंने टप्पू को भी वही सोने कहा। अगले दिन सूर्य उदय बहुत कब का हो चुका था। घड़ी में 9 बज रहे थे। सोसाइटी में रात जो इतनी वीराना पड़ी हुई थी, वो सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी से भरी पड़ी थी। सोसाइटी में हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम पे निकल रहे थे। टप्पू सिन्हा सोसाइटी में क्रिकेट खेलने लगी थी और यहाँ तारक मेहता के घर मेहता साहब तो कब के उठ के ऑफिस के लिए रेडी थे, लेकिन उनकी पत्नी अंजलि मेहता अभी भी सो रही थी। तारक उसे बार बार जगा रहा था, मगर वो नहीं उठी। न जाने उसे क्या हुआ था, लेकिन तारक के बार बार जगाने के बाद उसे उठना ही पड़ा। लेकिन आज वो थोड़ी अलग लग रही थी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने हुए थे, जैसे कि वो कई दिनों से सोई नहीं हो, और अभी भी उसका उठने का मन बिल्कुल नहीं था। मगर तारक के लिए टिफिन भी बनाना था, तो उसे उठना ही पड़ा। और यहाँ गड़ा फैमिली में बापूजी अभी भी सो रहे थे, क्योंकि रात में जो उन्होंने देखा वो मंजर उन्हें बार बार याद आ रहा था, जिस वजह से वह लगभग सुबह ही सो पाए थे। और यहाँ जेठालाल भी उठ के नहा धो के रेडी हो चुका था। उसे आज दुकान जल्दी पहुंचना था, क्योंकि आज उसके दुकान में मीटिंग थी। कोई पार्टी आज उसे सुबह सुबह मिलने आने वाली थी। और यहाँ जेठालाल का मन तो हो रहा था कि वो बापूजी का हाल पूछ ले, लेकिन वह अभी सो रहे थे और वो बापूजी की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो वैसे ही दुकान के लिए निकल जाता है, मगर वो जाते जाते बबीता जी की फ्लैट की ओर देखता है, लेकिन बबीता जी बालकनी में नहीं थी। जेठालाल वैसे ही उखड़े हुए मन के साथ दुकान चला जाता है, और बबीता जी कैसे बालकनी में होती, वो तो अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। और वही अय्यर उसे कब से जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर बबीता जी गहरी नींद में थी। लेकिन अय्यर का अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, इसलिए अय्यर बार बार बबीता को जगा रहा था, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी उठना ही पड़ा। लेकिन यहाँ बबीता की हालत कुछ सही नहीं थी। वो बहुत ही थकी हुई लग रही थी और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, जैसे वो भी कई दिनों से रात में सोई नहीं थी। कुछ पल बाद सोसाइटी के कुछ मर्द जैसे जेठालाल, सोढ़ी, अय्यर और मेहता साहब अपने काम के लिए निकल गए थे। और यहाँ सोसाइटी में महिला मंडल जमा हो गई थी, क्योंकि सब्जी वाली आ चुकी थी। मगर आज महिला मंडल थोड़ी सी बेचैन नज़र आ रही थी। महिला मंडल में से सबकी नज़र बबीता और अंजलि पर ही थी। वह कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि वो दोनों आजकल बहुत थकी हुई लगती थी, और उनके आंखों के नीचे वह काले धब्बे देखकर कोई भी यह बता सकता था कि वो कई दिनों से ठीक से सोई नहीं थी। उनमें से रोशन भाभी, माधवी भाभी और कोमल भाभी कई बार इन दोनों से ये बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन ना तो बबीता और ना ही अंजलि किसी के भी सवाल का ढंग से जवाब दे रही थी। शायद कुछ तो ऐसी बात थी जो वो बताना नहीं चाहती थी या बता नहीं पा रही थी। लेकिन अगले ही पल अंजलि सब्जी वाली से 1 किलो गाजर लेती है। शायद उसने कुछ नया डाइट प्लान बनाया था, जिसमें उसने गाजर भी ऐड किए थे। और यही सवाल उससे माधवी पूछती है कि क्या आप ये गाजर डाइट के लिए ले रहे हो। लेकिन तभी अंजलि कहती है कि नहीं, ये गाजर डाइट के लिए नहीं है, वो सोचा है आज तारक के लिए गाजर का हलवा बना दूं। अंजलि ने कहा। ये सुन के सारी महिला मंडल तारक के लिए खुश हो रही थी कि उन्हें आज कुछ तो अच्छा खाने को मिल रहा है। वो सब अभी सब्जी खरीद ही रही थी कि तभी वहाँ से अब्दुल गुजरता है। शायद वो किसी के घर कुछ डिलीवरी के लिए जा रहा था, मगर उसे देख के माधवी अब्दुल भाई को वहाँ बुलाती है, जो सुन के अब्दुल तुरंत ही उनके पास जाता है। तभी माधवी उससे कहती है कि मुझे कुछ सामान मंगवाना था, लेकिन घर पे बहुत काम है और सोनू के पापा भी घर नहीं है, तो क्या आप ले आओगे। माधवी ने कहा। लेकिन अब्दुल अभी कुछ सामान देने जा रहा था, इसलिए वो कहता है कि अभी तो मैं सामान देने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आप मुझे बता देना कि क्या लाना है, मैं ले आऊँगा। अब्दुल ने कहा। इतना होते ही वो चाह ही रहा होता है कि तभी वो एक पल के लिए रुकता है और पीछे मुड़कर कहता है, आप सबको एक ज़रूरी बात बता दूं कि रात को कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर मत निकलना। अब्दुल ने कहा, और इतना कह के वो जाने लगा। मगर यहाँ महिला मंडल को कुछ समझ नहीं आया था कि अब्दुल क्या कहना चाह रहा था।
तभी वहाँ रोशन भाभी अब्दुल को रुकने कहती है और पूछती है कि क्यों रात में बाहर ना निकले। तभी वहाँ अब्दुल कहता है कि आप लोगों को पता है 1916 में यह दो लड़कियां रहती थी जिसका नाम था अंजलि और बबीता, लेकिन कुछ कारणवश उनकी मौत हो गई और अब सुनने में आया है कि उन दोनों की आत्मा अभी तक यहाँ मंडराती रहती है। और पता है उन दोनों का घर कहाँ था? यहीं जहाँ फिलहाल ये गोकुल धाम सोसाइटी बनी हुई है। अब्दुल ने कहा, जो सुन के सारी गोकुल धाम की महिलाएं दंग रह गई, मगर यहाँ अंजलि भाभी और बबीता जी एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुराने लगी।